चलिए, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी लोग, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग के सामने आज हम 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं, वो भी केमिस्ट्री पेपर में। आज 1 से 50 क्वेश्चन के बारे में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 2025 बोर्ड एग्जाम जो केमिस्ट्री पेपर में आने वाला ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को बच्चों। आप लोग इस बात को ध्यान में रखना है कि हर एक पॉइंट को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन के प्रश्न को लेकर के प्रश्न को के साथ साथ उसके आंसर को भी लेकर के चलना साथ में, और समझते चलना, सॉल्यूशन के साथ चलना, क्लियर कॉन्सेप्ट हो। चलिए आते हैं, सबसे पहला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। केमिस्ट्री का पहला प्रश्न की बात किया जाता है, ठीक है। पहला प्रश्न की बात किया जाता है। देखिए बच्चों, नंबर 1 की बात करते हैं। तो कहता कोलाइडल प्रणाली, ये ध्यान रखना, टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? कोलाइडल प्रणाली में टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? तो कणों का विखराव। देखिए कोलाइडल जो है वो प्रणाली में टिंडल प्रभाव समझने की बात है। ये टिंडल प्रभाव जो है कणों के विखराव से होता है, कणों के विखराव से। इसका आंसर यह है कि कणों का विखराव से होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चार्ल्स के नियम के अनुसार तापमान और आयतन के, देखिए ये बात समझ लेना है, तापमान और आयतन के बीच संबंध क्या, माने के बीच संबंध क्या, के बीच संबंध क्या है? तो देखिए संबंध आता है इसका प्रत्याशु, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार तापमान और आयतन इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है, प्रत्यक्ष का संबंध होता है। ये बात ध्यान में रखना। आते हैं प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया, अब जैसे में मान लिया जाए कि CH4 में C का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, तो सिंपल सा बात, जिसका निकालने पूछेगा उसके लिए हम X मानेंगे, और जिसके साथ निकालना है उसके इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे। तो अब बताइए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्लस में 1 कै गो है, तो 4 गो है, बराबर। और जब इस पे कोई आवेश या चार्ज रहता है तो चार्ज लेते हैं, लेकिन है नहीं तो न्यूट्रल 0 हो जाएगा। तो x अब प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -4। यानी याद रखिएगा कि मीथेन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गया कि आखिर क्या होता है। तो यहां पर हम लोग याद रखना है कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया क्या होगी? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहलाता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यानी चौथा नंबर की बात करते हैं। चौथा नंबर की बात करते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न की बात किया जाता है बच्चों। सामान्य वायु में कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? सामान्य वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाएगा? तो बच्चों नाइट्रोजन। इसे याद रखिएगा, कौन सा गैस पाया जाएगा? नाइट्रोजन। वायु में जानते ही हैं कि वायु में क्या क्या होता है, तो भाई नाइट्रोजन होता है। वायु में क्या और होता है भाई? ऑक्सीजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। कौन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड।
65, ऐसे बहुत सारे गैस और उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है, इसलिए याद रखिएगा इस चीज को। चलिए देखते हैं आगे की पॉइंट को क्लियर करते हैं, ठीक है। यानी 5वां नंबर बताता है किसी गैस का दाब और आयतन किस नियम से संबंधित है। देखिए किसी गैस का दाब और आयतन ये दोनों किस पे निर्भर करता है, बॉयल्स का नियम, यानी कहता है बॉयल्स के नियम। तो याद रखें किसी गैस का दाब और आयतन किस नियम पर संबंधित होता है, तो बॉयल का नियम, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बॉयल्स के नियम के आधार पर इसको कॉन्सेप्ट रखना, ठीक है। देखते हैं फिर अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या करता है, अगला प्रश्न आता है, क्लियर याद रखिएगा, 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आइए, नाइट्रोजन से अमोनिया का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? नाइट्रोजन से अमोनिया का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो जो प्रक्रिया द्वारा होता है उसको हैबर प्रक्रिया कहते हैं, हैबर प्रोसेस कहा जाता है, हैबर विधि बोला जाता है। यानी हैबर विधि के द्वारा नाइट्रोजन से अमोनिया का निर्माण की क्रिया होती है, यानी हैबर विधि के माध्यम से। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये भी आई है विद्यार्थी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा चीज को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, आइए, यदि 1 लीटर पानी में 1 मोल NaCl घुला होता है ना, या NaCl बोला गया है, सोडियम क्लोराइड बोला गया, घुला होता है, तो यह किस प्रकार के विलयन कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाता है। कैसा विलयन कहलाएगा? संतृप्त, इसको याद रखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो पदार्थ एंजाइम के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ एंजाइम के रूप में काम करता है उसको कहते हैं कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। क्या कहा जाएगा? कैटलिस्ट कहा जाएगा। तो बच्चों ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब है, आप ध्यान में रखिए और याद रखिए और इस वीडियो को देखिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के लिए। इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नेसेसरी जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो आएगा। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस वीडियो को, वायरल कीजिए एकदम वीडियो को, लोगों के बीच में जाए और साबित करे कि हाँ आया है कि नहीं आया है। देखिए अगला प्रश्न बात करते हैं हम लोग, 10वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आइए, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच? तो एक हाइड्रोजन परमाणु और एक ध्रुवीय अणु के बीच, एक हाइड्रोजन परमाणु और एक ध्रुवीय अणु के बीच में बनेगा। ये बात याद रखिएगा कि एक हाइड्रोजन परमाणु और एक ध्रुवीय अणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है, हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है। चलिए ये भी बात क्लियर हो गया। अब आते हैं 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, गैसों की आदर्श गैस, यानी यहाँ पर इसे छोड़ दीजिए, केवल याद रखिए कि आदर्श गैस अवस्था के लिए किस नियम का पालन करता है? आदर्श किसके लिए करेगा? आइडियल गैस समीकरण PV बराबर nRT, PV बराबर nRT, इसको याद रखिएगा। आदर्श गैस, आइडियल गैस समीकरण PV बराबर nRT होता है, इसे याद रखिए बच्चों। 11 नंबर प्रश्न का ये होता है। अब आते हैं 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, पानी में घुलनशीलता के सिद्धांत का पालन कौन सा नियम करता है? देखो पानी में घुलनशीलता के सिद्धांत का पालन कौन सा नियम करता है? तो हेनरी का नियम। कौन सा नियम? हेनरी का। आप क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री में बात को पढ़े होंगे, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे कि हेनरी का नियम क्या होता है बच्चों। तो इसको याद रखिएगा कि ये आपका हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी, तो ध्यान में रखिएगा हेनरी के नियम के ऊपर। आते हैं 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आइए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? देखो भाई ग्रीन हाउस गैस के रूप में किसको जान देंगे? कौन सा यौगिक है? याद रखिए CO2। क्या CO2 के अलावा और भी है? बिल्कुल CFC, इसके अलावा है CH4, है ना। ये सब आपका जो है ग्रीन हाउस गैस है। याद रखिए CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान में, ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता
है। ये 13 नंबर प्रश्न था, इसको याद रख लीजिएगा बच्चों। आते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। याद रखना कॉन्सेप्ट 14 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक बंधन एक ध्रुवीय बंधन है? कौन सा जो ध्रुवीय बंधन के अंतर्गत आता है? तो आपको ध्रुवीय बंधन HF के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? HF हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बनता है। वो भी कैसा? ध्रुवीय बंधन का निर्माण होता है। बच्चों इसको याद रखिएगा। यहां पर क्लियर कर लेना है कैसे। जो आपने ठोस अवस्था चैप्टर में पढ़ा था, क्रिस्टल के 4 टाइप्स, चारों टाइप्स में था आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल, माने धातुई क्रिस्टल जिसे कहते हैं, सहसंयोजी क्रिस्टल, 4 को पढ़ते हैं। और हमें आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल बच्चों, आणविक क्रिस्टल जो है वो भी 3 को भाग में बांटा हुआ था। एक था अध्रुवीय और दूसरा था ध्रुवीय और तीसरा था हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन सॉलिड के नाम से जान सकते हैं या फिर हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल के नाम से जान। ये 3 को भाग और में कहा है कि HF किस में आएगा? तो भाई ध्रुवीय वाला में आएगा। ये HF आएगा ध्रुवीय वाला, HF आता ध्रुवीय वाला। ध्रुवीय वाला में बोलेगा तो I2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, N2 हो गया, ये सब आता है ध्रुवीय में। और यदि हाइड्रोजन की बात करेगा तो दिमाग में बैठा लो, फोकस कर लो ये बात को कि केवल इसके लिए एक ही ट्रिक है। वो ट्रिक बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। वो ट्रिक है आपका, याद रखना है इस चीज को कि फोन है। ये ट्रिक याद रखिएगा। इतना से बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है बच्चों, इसे बिल्कुल ध्यान में। फोन है, इससे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन से ऑक्सीजन से नाइट्रोजन से हाइड्रोजन से बनता है क्या चीज? हाइड्रोजन बॉन्ड। 13 में याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के निर्माण होने के लिए H2O हो गया, इसके अलावा हो गया HI जो आपको इसके अंतर्गत आ सकता है, इसके अलावा NO2 हो गया, NO2 हो गया, ऐसे बनते हैं। या फिर आप NH3 में भी बना सकते हैं। ये सब में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। तो बच्चों हमको तो यहाँ पे बताना था निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक बंधन एक ध्रुवीय बंधन कहलाता है? HF। कौन सा? HF। इसको याद रखिएगा, जिसको क्लियर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर की बात करते हैं, क्लियर कर लेना है चीज को। देखिए बच्चों 15 कह रहा क्या? कोलाइड क्या है? कोलाइड का एक उदाहरण। कोलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। कोलाइड का एक उदाहरण क्या है बच्चों? दूध। क्या है? दूध। याद रखिएगा कोलाइड का एक उदाहरण है दूध, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आता है 16 नंबर में, बॉयल का नियम किसके लिए लागू होता है? बॉयल का नियम किसके लिए? तो बाबू याद रखना, दबाव के बढ़ने पर आयतन में कमी, दबाव के बढ़ने पर आयतन में कमी बॉयल का नियम को पालन करता है। चलिए एक अगला प्रश्न 17 नंबर की बात करते हैं। क्या? H2SO4 में H का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? अभी जस्ट बताए थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। सो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसका निकालने का है उसको एक समझ लेंगे। अब बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को लिखिए। तो बोलिए हाइड्रोजन के पास कितने? तो 2 अब गुना 1 इलेक्ट्रॉन अब प्लस में X अब प्लस ऑक्सीजन। अब बताइए ऑक्सीजन क्या है? 4। लेकिन इसके पास माइनस कितना होता है इलेक्ट्रॉन? -2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो -2 अब बराबर 0, क्योंकि कोई आवेश वगैरह तो होता नहीं है, तो इसीलिए आप यहां निकाल सकते हैं। यानी 2 + X और -4 × 8 बराबर 0, यानी कि X - 6 बराबर 0। यानी आप लिख सकते हैं कि X बराबर 6, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 6। आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी बात आप कंप्लीट कर लिए हैं निकालने के लिए। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी 18 नंबर। क्या करा? अल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। इसको याद रखिए। अल्काइन CnH2n
-2 होता है अल्काइन का, और एल्कीन का होता है CnH2 होता है, जिसको कहते हैं एल्कीन। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। आते हुए इस नंबर में करा कि ओलियम का सूत्र क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। H2O से बनता है, H2O से बनता है, ये भी याद रखिएगा। 20 नंबर में आता है H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? चलिए H3PO3 इसको भी निकाल के देखते हैं। PO3 में इसको निकाले का है, तो बच्चों अभी क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन, इसको निकाले का आएगा X आवेश है, तो आवेश इसलिए इसको निकालने से। चलिए 3 हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 72 बच्चे में इलेक्ट्रॉन 1, यानी ये प्लस X प्लस कितने हैं ऑक्सीजन 3, और इसके बाद हम बच्चे में 6 पर 8 होने के लिए -2 और चाहिए, तो -2 बराबर में 0, यानी 3 प्लस X और -6 बराबर 0, तो X -3 है ना बराबर 0, तो X बराबर कितना आ जाता है 3, +3 क्या आंसर है +3 आएगा इसका आंसर। तो आप ये बात कंप्लीट कर चुके हैं 20 तक के प्रश्न को कि कैसे इसको निकाला जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं? विद्यार्थी जी प्रथम पंक्ति का याद रखें, संक्रमण तत्व जो है वो केवल डी ब्लॉक कहलाता है। डी ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जितने भी तत्व होंगे सबके सब संक्रमण तत्व होगा, सबके सब संक्रमण तत्व होगा। जो एक ब्लॉक होता है उसको कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं बच्चों। एक ब्लॉक बनता संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, तो इसलिए बात को ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो है वो संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आता, नहीं एस आता है और नहीं पी आता है, नहीं आता भाई। तो इसके अंतर्गत जो आएगा तत्व वो आपको क्या कहना है, बिना संक्रमण तत्व, यानी अगर हमें दिया हुआ है Mg रहेगा, है ना Mg रहेगा, तो आप क्या याद रखिएगा इसका आंसर Mg। और यदि ऑप्शन में केवल संक्रमण तत्व की बात करेगा आता है तो उस पर टिक मारना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ज्यूटर आयन बनाने में कौन सा संबंध है? ज्यूटर आयन बनाने में कौन सा संबंध है बच्चों? ये फार्मूला याद कर लीजिए, H2N2 सो H2NCH2 और COOH, ये फार्मूला याद रखिए ज्यूटर आयन के लिए। देखते हैं 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है किससे? धनायन के वेग संख्या से, धनायन के वेग संख्या से। ये जो है आपको द्वितीय नियम को माने जो है संबंधित रहता है। आते हैं 24 नंबर, यस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। यस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? ज्ञान। क्या कहते हैं? ज्ञान, इसको याद रखिएगा ज्ञान। यस्क में उपस्थित अशुद्धियों को ज्ञान कहा जाता है। अब आता है 25 नंबर में, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है किस विधि से भाई? किस प्रक्रिया से? तो विस्थापन प्रक्रिया के द्वारा जो है बदला जाता है। चलिए ये भी बात क्लियर हो चुका है। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, यानी 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 26 में क्या आता है, क्रिस्टल में संबंधित आकाशीय जाला के कितने प्रकार होते हैं? आकाशीय जाला के कितने? 14। क्रिस्टल तंत्र बोलता तो 7, लेकिन आकाशीय जाला की बात तो 14, तो इसको याद रखिएगा। क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जाला के कितने प्रकार होते हैं? तो 14, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी 27 नंबर प्रश्न की बात किया जाता है। देखिए फ्रेंकल दोष किसमें होता है? फ्रेंकल दोष याद रखिए, फ्रेंकल दोष किसमें होता है? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड में होता है फ्रेंकल दोष,
यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग में, लेकिन याद रखिएगा AgBr क्या होता है, AgBr। अब अगले प्रश्न की बात मैं करूंगा 18। क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बंद क्रिस्टल एकक सेल के कौन से बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देता है? शॉर्ट की त्रुटि। कौन सा त्रुटि? शॉर्ट की त्रुटि। इसको याद रखिए। 29 में क्या था बच्चों कि किसमें एससीपी क्रिस्टल संरचना होती है? जेडे। याद रखो बच्चों, किसमें? जेडे में एससीपी जो होता है वो जेडे में होता है। आइए बात करेंगे हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की बात। बिल्कुल ध्यान में रखना चीज को, आपके एग्जाम बिल्कुल एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे, बिल्कुल ध्यान में रखना चीज को। सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन का संयोजन संख्या कितना होता है भाई? सोडियम क्लोराइड में सोडियम का पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बच्चों याद रखना 6 कितना होता है? 6। और क्लोरीन का भी होता है 6। बच्चों याद रखना, कोई भी पूछे बिल्कुल ध्यान रखना। इसके अलावा यदि पूछता है सोडियम ऑक्साइड में, तो बच्चों सोडियम को बिल्कुल ध्यान रखना 6 होगा, सॉरी 8 होगा। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आएगा इसका 6 और ऑक्सीजन क्या आएगा 4। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर के यहां पर बताया गया है। अगला बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर अगला क्या बोला है भाई? क्रिस्टल जाल में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है बच्चों? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। इसको ध्यान में रखना है चीज को। देखिए अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी प्रश्न नंबर 32 की बात कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में क्लोरीन आयन की व्यवस्था होती है। किस प्रकार से व्यवस्था होती है बच्चों? फेस सेंटर्ड या फेस क्यूबिक सेल, एफसीसी जिसे कहते हैं, फेस क्यूबिक सेल कहते हैं एफसीसी। याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में क्लोरीन जो क्लोरीन है वो आयन की व्यवस्था एफसीसी के रूप में होता है। इसको याद रखिएगा। 33 नंबर अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या अनुपात क्या होती है? तो बच्चों याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 0.414 होता है, इसलिए याद रखना है इसको। ब्रेक समीकरण याद रखना, n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा होता है। बच्चों ये वाला फार्मूला पे आप याद रख लीजिएगा। अगला कहता है 35 में बीसीसी में एकक सेल में लैटिस बिंदु की संख्या कितनी होती है? तो 2। कितनी होती है? 2। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, यानी शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व कैसा होगा? बच्चों घट जाता है। कैसा होता है? घट जाता है। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व कैसा होगा? घट जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। देखिए 37 नंबर की बात किया जा रहा है। एफसीसी चालक में कितने परमाणु की संख्या होती है? बच्चों 4। कितनी होती है? 4। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एफसीसी चालक नहीं बल्कि जालक लिखा हुआ है। जालक में कितने परमाणु की संख्या होती है? 4। कितनी होती है? 4। इसको याद रखिएगा। फ्रैंकल एवं शॉर्टकी दोष कैसा है भाई? परमाणु दोष है। कैसा है? परमाणु दोष है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा जिसको। चलिए अगला देखते हैं बात को। क्या भाई? बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। कह रहा कि मोलरता मोल प्रभाज की मात्रा क्या होती है? मोलरता मोल प्रभाज की मात्रा क्या होती है बच्चों? मोलरता की बात करें तो मोल प्रति लीटर, और यदि मोलरता की बात करें तो इसको बिल्कुल लिख लेना है मोल प्रति केजी। क्या होता है? मोल प्रति केजी। और मोल प्रभाज का यूनिट लेस होता है, इसका यूनिट नहीं होते बच्चों। इस बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला 40 नंबर की बात करते हैं। 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड युक्त 250 ml बिलियन की मोलरता क्या होती है? 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड युक्त 250 ml बिलियन
की मोलरता क्या होती है? तो बच्चों याद रखना 0.5, बिल्कुल याद रखना 0.5। अब आता है 41 नंबर में, समप्रसारी विलयन में समान होती है। समप्रसारी विलयन में समान होती है, क्या होती है? मोलर सांद्रता। क्या होती है? मोलर सांद्रता। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मोलर सांद्रता। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा केमिस्ट्री के पेपर में, ऑब्जेक्टिव में 70 में बिल्कुल 70 आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, पूरे के पूरे पॉइंट को याद कीजिए, क्लियर होगा आपका। आगे की बात मैं करता हूं, प्रश्न नंबर 41 हो गया। 42 में बात करते हैं, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता? बच्चों कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है ना? तो इसको याद रखिएगा, ये नहीं होता है बल्कि होता है क्या? मोलरता। याद रखिएगा, ये नहीं होता, मोलरता होता है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब आता है 43 में, आवासशील विलय रखने वाले विलयन के समानुपाती होता है। समानुपाती प्रयुक्त तथा किसके अनुसार होता है? तो रॉड्स के नियम के अनुसार होता है। आवासशील विलय रखने वाले विलयन के समानुपाती होता है, किसके प्रयुक्त तथ्य से होता है? तो रॉड्स के नियम के अनुसार होता है बच्चों, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला बात हम पॉइंट कर रहे हैं, 44 नंबर की बात करते हैं, है ना? विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाव जो इसका योग कितना होता है ना? प्रभाव जो इसका योग कितना होता है? जो 1 होता है। याद रखिएगा, XA + XB = 1 होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा जी, है ना? घटक A और घटक B के लिए भी विलय और विलायक दोनों का जो है मोल प्रभाव कितना होता है? 1 होता है। अब आता है 45 में, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है बच्चों? 0। एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है, किसमें? आदर्श विलयन में मिश्रित के। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं 46 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हाफ टी का मान क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना चाहिए। हाफ टी का मान होता है 0.693/K, जो याद रखना है जिसको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हाफ टी का मान होता है, हाफ टी का मान ये होता है बच्चों, याद रखिए। 47 शून्य कोटि अभिक्रिया और द्वितीय कोटि अभिक्रिया का इकाई क्या होता है? तो शून्य कोटि के लिए मोल प्रति लीटर होता है और द्वितीय कोटि के लिए 1/मोल प्रति सेकंड होता है। समझा? शून्य कोटि के लिए मोल प्रति लीटर सेकंड और द्वितीय कोटि के लिए होता है 1 मोल लीटर सेकंड। इस बात को तुम ध्यान रखिए, ठीक है? अब अगला प्रश्न की बात करते हैं, है ना? चलिए यही आपका प्रश्न जो है, याद रखना है चीज को बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए आप इसको बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। 1 प्रश्न से लेकर के धीरे धीरे हम बढ़ा देते हैं, या देखते जाइएगा। एक नजर बिल्कुल ध्यान में रखना है चीज को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। अभी से मेहनत करना चालू कर दीजिए और केमिस्ट्री में 95+ लाने की प्रयास कीजिए, आ जाएगा। बस आप लोग फोकस कीजिए, जितना बताया जाता है, जितना पढ़ाया जाता है उस पर केवल अमल कीजिए और क्लियर करके 95% लाने का प्रयास कीजिए केमिस्ट्री पेपर में। यहां तक 47 प्रश्न है, 1 से 47 याद रखिएगा आपको। चलिए आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस बात को बताइए, है ना? आप लोग को अगले फिर हम वीडियो लेकर के आएंगे इसी प्रकार से 50 क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, है ना? हर दिन आपसे जुड़े हुए रहेंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत।